रुको, तुम वहीं खड़े रहो। डरपोक बनकर भागते हो। तुम वहीं ठहर जाओ। मेरे बारे में झूठी अफवाह फैलाने की हिम्मत। लगता है तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं। हे भगवान, यह उदंड लड़की। जल्दी से मेरे बेटे को छोड़ दो। मेरे बेटे को छोड़ दो। मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम्हारा गांव कितना जीवंत है। अरे वाह, यह लड़की तो बहुत तेज है। 1-2 से लड़ सकती है। वही है, मां ने जिस लड़की की तस्वीर भेजी थी। चेंशी, यह क्या हो रहा है? लड़ाई मत करो। उन मां बेटे ने मेरे बारे में बदनाम करने वाली अफवाह फैलाई। कहा कि मैं शहर से आए उस नौजवान के साथ जंगल में मिलने जाती थी। अब सभी नौजवान यहाँ मौजूद हैं। तुम दोनों ही बताओ, मैं किस नौजवान के साथ जंगल गई थी? अगर नहीं बता पाए तो तुम्हारे मुंह फाड़ दूंगी। हम सभी पढ़े लिखे लोग हैं। मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। रात इतनी अंधेरी थी, हमने सिर्फ एक शख्स की परछाई देखी। चेहरा किसका था, साफ दिखा नहीं। तेरी माँ का झूठ है, तुमने साफ नहीं देखा। फिर भी तुम मुझे दोष दे रहे हो। मैं तुम दोनों मां बेटे को देख रहा हूँ। बस यही बात तुम्हें मेरी फू जुनबो से सगाई पर बुरी लगती है। क्या हुआ? साफ तो है कि पहले तुमने ही सगाई तोड़ी थी। तुम खुद नहीं चाहते तो दूसरों को भी मत लेने दो। जुनबो, इसमें तुम कैसे शामिल हो गए? मेरी माँ ने मेरे जन्म से पहले ही मेरी एक बचपन की सगाई तय कर दी गई है। मेरे घायल होने की खबर फैल गई। वे सगाई तोड़ना चाहते हैं। मेरी माँ ने फिर एक सगाई तय कर दी है दूसरे परिवार के साथ। लगता है मैंने उसे मुसीबत में डाल दिया। तुम मेरा इंतजार करो। बेटा, जल्दी उठो। अरे बेटा, कितना सुंदर है। कितना हंदसम है। जल्दी चलो, जल्दी चलो, चलते रहो। तुम लोग कहां भागने की सोच रहे हो? क्या सोचा था कि मामला यहीं खत्म हो गया? तो फिर तुम क्या चाहते हो? तुम खुद जंगल में किसी पराये मर्द के साथ घुसी थी, पकड़ी गई। हमारा इससे क्या लेना देना? सबूत लेकर आओ। सबूत नहीं दे सकते तो यह झूठा इल्जाम है, समझे? झूठा इल्जाम तो कोई भी लगा सकता है, बस होंठ हिलाने की बात है। मैं यह भी कह रहा था, तुम पूरे गांव के मर्दों से प्यार करती हो, रोज रात को अलग आदमी के साथ सोती हो। तेरी बकवास बंद कर। तू बिना मां बाप की जंगली बच्ची है। सिस्टम डिफेंस आइटम तुरंत सक्रिय करो। लगता है तुम मरना चाहती हो। हाँ, यह चाकू कहां से आया? रास्ता दो, रास्ता दो। सब छोड़ दो, चुप रहो। मुझे सब कुछ पता चल गया है। तुम दोनों ही हो। तुमने चेंशी के बारे में झूठी अफवाह फैलाई। अभी उससे माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारे अंक काट दिए जाएंगे। माफी मांगो। उन दोनों ने मेरे बारे में बुरी अफवाह फैलाई। वे मेरी इज्जत को नष्ट कर रहे हैं। यह तो मेरी जान लेने जैसा है। क्या एक सॉरी सब कुछ ठीक कर देगी? तो तुम क्या चाहते हो? 100 रुपए, एक पैसा भी कम नहीं। नहीं तो मैं कम्यून में शिकायत करूंगी। तुम्हें उत्तर पश्चिम भेज दूंगी। मैं अपनी माँ और भाई की तरफ से माफी मांगता हूँ। कृपया उन्हें उत्तर पश्चिम न भेजें। यह तो एक प्यारी सी मुलाकात हो गई। लिन शाशा, तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई मेरे बारे में झूठी अफवाह क्यों फैलाई? यह तुम अपने दिल में जानते हो। शादी तोड़ने की जिद तुमने की थी। अब अफसोस क्यों कर रहे हो?
मैंने नहीं किया, लेकिन जुनबो भैया तो अब काम के नहीं रहे। क्या मैं जिंदगी भर कुंवारी रहूं? चेंगसी, हम सब एक ही गांव के हैं। रास्ते में अक्सर मुलाकात होती रहेगी। कृपया उन पर दया करें। अगली बार फिर ऐसा हुआ तो सख्त सजा मिलेगी। ठीक है, लेकिन 100 रुपए कम नहीं होंगे। उन्हें पैसे आपके घर भेजने दो, मैं बाद में लेने जाऊं, ठीक है? सपने देख रहे हो? बस, मामला सुलझ गया। अब सब जाए। जुनबो भैया। फू जुनबो, मेरा वो नाकाबिल दूल्हा। गोरी त्वचा, खूबसूरत चेहरा, चौड़े कंधे, पतली कमर। अगर यह आज के जमाने में होता तो बिल्कुल फेस ऑफ द ग्रुप होता। वो आंटी ने सच कहा था। नपुंसक होने से क्या फर्क पड़ता है, मैं तो जन्म से ही सिंगल हूं। हाँ हाँ, बस चेहरा देखना काफी है। जुनबो भैया, जुनबोगे, तुम वहां। सच में चोट लगी है? नहीं, नई भाभी को गलतफहमी नहीं होने देनी। बिल्कुल नहीं। हमारे डिप्टी लीडर, वह जासूसों को पकड़ने की प्रक्रिया में हुआ था, बहादुरी से घायल हो गए थे। गंभीर लग रहा है। वास्तव में कुछ समय आराम करने से ठीक हो जाएगा। एकदम सही सलामत है। हाँ। क्या? तो क्या मेरी शादी की वापसी बेकार हो गई? उप प्रमुख, तो क्या अब मैं प्रमुख की पत्नी बन जाऊंगी? जुनबो भैया, यह एक गलतफहमी निकली। मैं तो तुम्हारी चिंता में काफी देर से थी। मैं तो तुम्हारी चिंता में काफी देर से थी। चूंकि तुम ठीक हो तो फिर तुम शादी कब कर रहे हो? कामरेड लिन, मेरी और तुम्हारी सगाई टूट चुकी है। मेरी मंगेतर अब यही है। अरे बाप रे, मेरे सामने ही मेरी नाक काट रहे हो। नाक मुंह तक आने पर पहुंचते हो। गाड़ी टकराने के बाद ही तुम्हें मोड़ लेना आया। दूसरों को बेख पर देखकर अब पछतावा हो रहा है। बहुत देर हो चुकी। अब तो यह मेरा मंगेतर है। जुनबो भैया, हम दोनों पैदा होने से पहले ही हमारी सगाई तय हो गई थी। साथ बड़े हुए। बचपन में तुम भी चुपके से मुझे मिठाई देते थे। क्या तुम सब भूल गए? नहीं भूला। इसलिए कृपया मेरी मदद करो। वो सब मिठाई के पैसे मुझे लौटा दो। ज्यादा नहीं, तुमसे एक 10 रुपए का नोट लूंगा। मैं अभी लौटा हूं, अभी घर नहीं गया। चलो हम पहले चलते हैं। वह सिर्फ मेरा हो सकता है। उत्तर, तुम दोनों धीरे धीरे चलना। मैं पहले जुनबो के घर सामान रखाती हूं। हे भगवान, इस बार की समय यात्रा बेकार नहीं थी। अरे वाह, मैंने समय यात्रा कर ली। नमस्ते, डायमेंशनल ट्रेडिंग सिस्टम बाइंड हो गया है और गोल्डन फिंगर भी है। यह सिस्टम एक 970S का दशक डिटेक्ट करता है। हानिरहित हरा, एक शकरकंद किसी भी वस्तु से बदला जा सकता है। तो मैं टैप और पट्टी चाहता हूं और घाव के इलाज की दवा भी। वाह, यह तो बहुत जबरदस्त है। फिर मुझे एक और हॉट पॉट सीजनिंग चाहिए। यह सिस्टम हर लेनदेन के बाद 2 घंटे का अंतराल रखता है। इसमें कूल डाउन समय भी होता है। नए खिलाड़ी को इनाम मिलता है 100 वर्ग मीटर का स्थान। जीवित प्राणी अंदर जा सकते हैं। यह तो बहुत मजा आ गया। ठीक है, तुम आराम करो, मैं बाहर जाकर माहौल देखता हूं। क्या हुआ है? तुम लिन परिवार वाले बहुत ज्यादती करते हो। मेरा बेटा सिर्फ घायल हुआ है, ऐसा नहीं कि वह नहीं बचेगा। छोड़ो भी, पूरा गांव जान गया है तुम्हारा बेटा खोजा बन गया है। तो रद्द कर दो। मेरा बेटा लंबात गड़ा है,
उससे शादी करने को बहुत लोग तैयार हैं। कितनी हास्यास्पद बात है, कौन शादी करेगा उससे? वो अब से चेंगसी मेरी बहू है। मैं? हाँ, बिल्कुल मैं ही। तुम तो बस उसे देख रहे हो। अब बस ये दोनों भाई बहन बचे हैं। तुम उनकी संपत्ति हड़पना चाहते हो। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा बेटा एक अफसर है। उन दोनों भाई बहनों का पालन करना बिल्कुल आसान है। और साथ ही खोंगरो एनजेचे चेनक्सी की सुंदरता भी तो है। उसका स्वभाव भी अच्छा है। तुम्हारी इस बेटी से तो वह 100 गुना बेहतर है। कट। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे घर बच्चों और पोतों से भर जाएं। सभी गांव वालों, आप सब गवाह रहना। हमारे लिन और फू परिवार सगाई रद्द करते हैं। अब से हमारी शादियों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। चलो। उषा, मुझे सचमुच खेद है। अभी आंटी ने भी वास्तव में मजबूर थी। कोई चारा नहीं था। लेकिन मैं सच कह रही हूं, मैंने हमेशा तुम्हें अच्छा माना। तुम्हारे दादाजी हमारे परिवार की जान भी बचाई थी उन्होंने। वो जान की कीमत क्या होती है? अभी जो उन्होंने कहा सुनो। असली मालिक के बड़े बुजुर्ग भी नहीं रहे इस जमाने में। वाकई बहुत सुरक्षित नहीं है। सिस्टम भी सब कुछ नहीं कर सकता। फिर एक छोटा भाई भी तो है। वह एक सैन्य अधिकारी है। शादी के बाद भी सेना में रह सकती है। यह वास्तव में एक अच्छा विकल्प है। चाची, बेटा, चाची, मैं तैयार हूं। तुम तुम बोलो, क्या तुम सच में अब और नहीं कर सकते? अरे, तुम डरो मत। मैं वास्तव में इस बात की परवाह नहीं करता। दिन दहाड़े क्या कर रहे हो? वह, मैं पहले चलता हूं। बेटा, तुम माँ को सच सच बताओ। तुम्हारा वह ठीक तो है ना? अगर सचमुच चोट लग गई हो, तुरंत सगाई तोड़ दो। चेंशी को परेशान मत करो। अरे बाप रे, तुम भी उन अफवाहों पर विश्वास कैसे कर सकते हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो ठीक है। तो कल तुम्हारी बुआ चेंशी से मिले। शादी की तारीख तय कर लें। जब तक तुम घर पर हो, जल्दी से काम निपटा लो। दीदी, तुम वापस आ गई। आ गया हूँ। यह छोटा भाई बहुत प्यारा है। इतना बड़ा आंगन, बस हम दोनों भाई बहन हैं। यह वाकई बहुत आकर्षक है। सिस्टम ने मिट्टी के अंडों की एक टोकरी को एक इलेक्ट्रिक बैटन में बदल दिया और चिल्लाने वाले मुर्गों का एक बैग भी इलेक्ट्रिक बैटन को स्पेस में रख लिया। रोजा, इलेक्ट्रिक बैटन स्पेस में रख दी गई है। दीदी, तुम्हारे हाथ में क्या है? चलो, मैं तुझे दिखाती हूँ। दीदी, यह क्या है? देखो। वाह, कितना मजेदार है। हाओ हाओ। आज के बाद अगर कोई हमें धमकाने की कोशिश करे तो हमें तैयार रहना होगा। राक्षस आए तो राक्षस मारेंगे, भूत आए तो भूत मारेंगे। मैं फू जुनबो से शादी करूंगी। बेटी, तुम पागल हो गई हो। फू जुनबो तो खुंजर बन गया है। तुम अभी भी शादी कर रही हो। वे सब झूठी अफवाहें हैं। भैया जुनबो को बस थोड़ी चोट लगी है और वह अभी भी डिप्टी रेजिमेंट कमांडर हैं। मेरी शादी होते ही मैं रेजिमेंट कमांडर की पत्नी बन जाऊंगी। अरे बाप रे, तो क्या मैं रेजिमेंट कमांडर का साला बन जाऊंगा? वह माँ ही है। कमांडर की सास हो गई। जुनबो भाई और रुआन चेंशी, उस लोमड़ी से सगाई तय हो गई। माँ के पास तरीका है। जोंग, आज रात तुम रुआन घर जाओ। आज रात तुम रुआन घर जाओ। उस लड़की को पकड़ लो। फिर उससे शादी कर लेना। आगे चलकर वह हमारी मुट्ठी में होगी। यह तो बहुत अच्छा है। रुआन चेंशी की बात छोड़ो। वह बहुत खूबसूरत है।
उसने किसी की हत्या कर दी। बचाओ, भागो मत, देखो मैं तुम्हें बिजली की छड़ी से मार डालूंगा। किसी की हत्या कर दी, मैं तुम्हें बिजली से मार डालूंगा। उसे क्या हुआ? भागते भागते उल्टी कर दी। यह कुत्ता जैसा आदमी रात के अंधेरे में हमारे आंगन में घुस आया। अच्छा हुआ मैं सोया नहीं था। उसे बाहर निकालो, पहले बंद करो, कल थाने ले जाओ। नहीं, मेरे बेटे को कोई हाथ नहीं लगाएगा। राजकाज में रुकावट डालोगे तो तुम भी जाओगे। जुनबो भैया, हमारी बचपन की दोस्ती की खातिर। कैसी बचपन की दोस्ती? ऐसी बातें मत करो। कृपया आप लोग इसे पहले ज्ञानी समाज के अंधेरे कमरे में ले जाकर बंद कर दें। मैं कल उसे थाने ले जाओ, ठीक है? भैया, भैया, शियांग, भैया, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। हाँ, बस यहीं तक छोड़ दो। आज रात के लिए शुक्रिया। एक लड़की अपने छोटे भाई को लेकर रहती है, रात को सुरक्षित नहीं है। मेरी नजर रहे तब मुझे चैन मिलेगा। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है। आज रात मैं यहीं रुकूंगा। गर्मी में ठंडक मिल गई। यह ठीक नहीं है। अरे कोई बात नहीं, तुम अंदर जाकर सो जाओ। अच्छा ठीक है। सिस्टम, स्नोफ्लेक क्रीम के बदले एक मच्छरदानी। रात को बहुत मच्छर हैं, यह मच्छरदानी उन्हें भगा देगी। शुक्रिया। अब क्या करें? तुम्हारा भाई सच में थाने ले जाया गया है। वह मेरा भाई बेकार है। वह एक रुआन चेंशी को भी संभाल नहीं सका। निकम्मा। अरे रोना बंद करो। जब मैं रेजिमेंट कमांडर की पत्नी बन जाऊंगी तो अपने भाई को छुड़ा लूंगी। यह तो बस एक बात का मामला है। हाँ हाँ बिल्कुल। बेटी, तुम्हारे भाई को तुम पर ही भरोसा है। बिल्कुल सही। इसलिए इन दोनों की शादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। शादी अगले महीने की शुरुआत में तय हो गई है। अरे वाह, यह तो बहुत बढ़िया है। मैं कहता था कि चेंशी सीधा साधा लड़का है ना उसके पिताजी? हाँ। कैसा रहा? इंसान अंदर बंद हो गया? हाँ, लेकिन सिर्फ 3 महीने की सजा है। 3 महीने? वह भी ठीक है। ठीक है, उस समय चेंशी और तुम शादी करके रेजिमेंट लौट चुके होंगे। चेंशी ने मान लिया है, अगले महीने शादी होगी। क्या हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? हाँ बिल्कुल। चेंशी के घर में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं है और न ही कोई उसकी दहेज की तैयारी करेगा। मुझे उसके लिए एक तैयार करनी होगी। दीदी, क्या हमें सचमुच यहाँ सामान खरीदना है? बिल्कुल। दीदी की शादी तय हो गई है तो कुछ सामान तो खरीदना ही होगा। ल्यू दीदी, मैं फिर आ गया हूँ। अरे वाह छोटी रुआन, तुम ठीक समय पर आ गई। आज बहुत सारा नया सामान आया है। चलो, क्या वह इसे खरीद सकती है? तुम्हें कैसे पता कि मेरी दीदी नहीं खरीद सकती? ये सारी चीजें खरीदना सिर्फ पैसे से ही सब कुछ नहीं होता। गवार। दीदी ल्यू, ये कंबल, कपड़ा, गुड़ और चीनी, मिठाई और चाय की पत्तियां और वो कपड़े की चप्पलें भी मैं सब ले लूंगा। यह हो ही नहीं सकता। रुआन चेंशी, तुम्हारे पास इतने सारे टिकट कैसे हो सकते हैं? ओह, मैं समझ गया। ये जुनबो भैया ने तुम्हें दिए हैं, है ना? हाँ, मैं नहीं लूंगा। उसे देना ही होगा। अरे बहुत परेशान कर रहा है। मेरे पास खर्च करने को काफी है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं अपने मंगेतर के पैसे क्यों नहीं खर्च कर सकती? कुछ लोगों से तो बेहतर है जो दूसरों के मंगेतर पर नजर गड़ाए रहते हैं। वही सच है। बेशर्म। रुआन चेंशी, तुम देख लेना, मैं जुनबो भैया को वापस लेकर रहूंगी।
धिक्कार है रुआन चेंशी, बेशर्म, लोमड़ी। जुनबो भैया, बाप रे, ए दुबू, पहाड़ पर शिकारी के खोदे गड्ढे में गिर गया है क्या? जल्दी देखो। फिर भी जगह है आराम से। फू जुनबो ने कहा था दोपहर बाद मिलने आएगा, अभी तक आया क्यों नहीं? ईरफैंग कहाँ है? ईरफैंग यही है। जुनबो भैया, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से कपड़े पहन लो। जुनबो भैया, क्यों ना हम अभी पति पत्नी बन जाएं? अरे बाप रे, यह तो मुझे सींग लगा दिया। तो जबरदस्ती थोप दिया गया। देखता हूं मैं कैसे सब संभालता हूं। हटो तुम इस पिशाचिन औरत। सुनो तुम लोग, पहाड़ पर वह जाल, एक बड़ा जंगली सुअर फंस गया है। तुम सब जल्दी मेरे साथ चलो, इसे नीचे उतारो। क्या? जंगली सुअर? यह तो बहुत दुर्लभ चीज है। चलो चलो जल्दी देखने चलते हैं। भाग गया तो बहुत अफसोस होगा। बिल्कुल सही कहा, जल्दी चलो, वरना वह जंगली सुअर जाल तोड़कर भाग जाएगा। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। जुनबो भैया, क्या मैं सुंदर नहीं हूं? क्या मैं रुआन चेंशी से ज्यादा आकर्षक नहीं हूं? तुम उसके साथ तुलना करने लायक भी नहीं हो। तुम उसके एक बाल के बराबर भी नहीं हो। अगर ऐसा है तो मुझे माफ करना। जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो देखते हैं तुम रुआन चेंशी से कैसे शादी करते हो। तो देखते हैं तुम कैसे भागते हो। जल्दी देखो, दो जंगली सुअर लड़ रहे हैं। अरे अरे, तुम लोग जल्दी आओ। यह औरत मेरे घायल होने का फायदा उठाकर मुझे मजबूर करना चाहती है। हाय, लिन परिवार की यह लड़की बेशर्म है। जुनबो शायद फंस गया है। दिनदहाड़े एक आम लड़के को जबरन उठा लिया। जुनबो, चाहे तुम उससे अपवित्र हो गए हो, मैं तुम्हें नीचा नहीं समझूंगा। क्या हमने बहुत अधिक अभिनय कर दिया? तुम समझते नहीं हो, उत्साह ही दर्शकों को जोड़ता है। विश्वास नहीं होता तो देखो। लिन शाशा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? छोटे पू की सगाई तय हो गई है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? आज का जमाना अलग है। पहले के जमाने में तो ऐसी औरत को पानी में डुबोया जाता था। धन्यवाद, धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। चलो चलते हैं। वाह, दिन भी ढल गया है, हमें जल्दी से वापस चलना चाहिए। अरे, एक मिनट रुको। क्या तुम मुझे थोड़ा सहारा दे सकते हो? ओह हाँ हाँ, बिल्कुल। क्या यह ठीक है? क्या हुआ? क्या तुम्हारा घाव दर्द कर रहा है? नहीं, बस कमर में थोड़ी खुजली हो रही है। ओह, यह मेरा वही हाथ है जो हमेशा कुछ न कुछ टटोलता रहता है। मेरा इरादा नहीं था, लेकिन तुम्हारी कमर तो बहुत पतली है। मैंने तुम्हारे पेट की मांसपेशियां भी महसूस की। चलो चलें। यह क्या हुआ? अभी पहाड़ पर जल्दी जल्दी चला गया था। पैर में थोड़ा दर्द हो रहा है। तुम्हारी बुआ लियो ने अभी मुझे बताया। वह लिन शाशा ही है। फिर से कोई गंदी चाल चली है ना? लेकिन यह सच में कर्म का फल है। इस बार बहुत बदनामी हुई। सुनने में आया है कि वह और उसकी मां यहां से जा रही हैं।
सुनने में आया है कि वह और उसकी माँ यहाँ से जा रहे हैं। तुम बैठ जाओ। बिल्कुल सही। ली कुई एका मायका पड़ोस के गांव में है। वे दोनों कुछ दिन वहां रहने जा रही हैं। बहुत अच्छी बात है। इससे वह हर समय नई उलझनें नहीं खड़ी करेगी। उन दोनों की उपेक्षा करो। दिनों का हिसाब लगाओ तो तुम दोनों की शादी अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अरे ओ चेंशी, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। एक अनाथ लड़की जो अपने छोटे भाई को भी संभालती है, ऐसे अफसर जैसे शाओबो से शादी कर पा रही है। यह तो बहुत बड़ा फायदा उठाना हुआ। बस मेरी बेटी तो सिर्फ 7 साल की है, नहीं तो वह जरूर शाओबो से शादी करती। आंटी लियू, मैं हर किसी से शादी नहीं करता। अरे तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? आंटी लियू, हमें घर पर काम है तो हम विदा नहीं करेंगे। सच बोलो तो सुनना पसंद नहीं। अगर इतने साल पड़ोसी न होते तो मैं बात भी न करता। चेंशी, लियू ने जो कहा उसे दिल पर मत लेना। हमारा परिवार तुम्हें व्यक्ति के रूप में पसंद करता है और कुछ नहीं। मैं पहले सब्जियां लेने जाता हूं। तुम दोनों थोड़ी बात करो। हाँ। हाँ। वो हमारी मुलाकात शादी के लिए हुई है। हमारे बीच कोई गहरा प्यार नहीं है। अगर बाद में तुम किसी और को चाहने लगो तो सीधे मुझे बता देना। मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। अच्छा, एक और बात, लेकिन मुझे मुआवजा देना होगा। मैं मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैं इस साल 25 साल की हूं। इससे पहले मैंने कभी किसी को पसंद नहीं किया और आगे भी शायद ही कभी मिले। इसलिए मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगी। हमारे फू परिवार का सिद्धांत है, एक जीवन एक साथी। तुम्हारे घर में भी यह संस्कार है। तुम मुझे मत रोकना। मैं सच कह रहा हूं। हाँ। असल में शादी का इंतजार करने की जरूरत नहीं। अभी माल जान सकते हैं। पहले शरीर फिर दिल। तुम क्या कहते हो? या या यह अलग प्रक्रिया है। शादी के बाद ही हो सकता है। मैं भूल गया। अरे तुम, वह 70 की पुरानी चीज है। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। मैं घर जा रही हूं। मैं घर जा रही हूं। अलविदा मेरा मंगेतर। अरे बाप रे, क्या यह चुई ही नहीं है? इतनी देर से क्यों लौटी? यह काफी समय बाद वापस आना हुआ है। बस देखने आया हूं। शू हुआ? क्या देख रहे हो? ये नई बस्ती से आए हुए ज्ञानी युवा है। मैं उन्हें ज्ञानी युवा केंद्र ले जा रहा हूं। नई बस्ती वही शहर है जहां रुआन चेंची पहले रहती थी। तुम नई शहर से आई हो? क्या संयोग है, हमारे गांव में भी एक नई शहर से आई है। उसका नाम रुआन चेंची है। रुआन चेंची, यह नाम बहुत परिचित सुनाई देता है। मुझे याद आ गया, वह और मैं मिडिल स्कूल की सहपाठी थे। सुनते हैं उसके माता पिता देशद्रोही बन गए। लेकिन इस घटना के बाद स्थिति पलट गई। मुझे बारीकियां याद नहीं। गद्दार। कोई आश्चर्य नहीं कि वह शहर की लड़की अपने दादा दादी के साथ गांव आ रही है। अब समझ आया। तुम्हारा नाम झांग शुआ है ना? तुम अभी हमारे गांव में आई हो। बहुत सी असुविधाएं होंगी ना? कुछ भी समझ न आए तो मुझसे पूछ सकती हो। सच में यह बहुत अच्छी बात है। रुआन चेंशी, तुम मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हारी शादी के दिन बदनाम कर दूंगी। पूरे गांव के सामने फू जुनबो तुम्हें लौटा देगा। ताई गांव वाले। सचमुच आधुनिक सौंदर्य प्रसाधन वाकई बेहतर होते हैं। मैं तो नहीं चाहती चेहरा बंदर के पिछवाड़े जैसा लाल हो जाएगा। दीदी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। पड़ोस की एरिया से भी ज्यादा सुंदर। सच।
क्या वह एरिया तुम्हारी देवी नहीं थी? अब नहीं है। अब दीदी ही मेरी देवी है। चेंशी, तैयार हो गए? हम मदद करने आए हैं। लगभग हो ही गया है। अरे चेंशी, तुम कौन सा मेकअप इस्तेमाल करती हो? इतना खूबसूरत कैसे लगती हो? लगता है कुछ खास मेकअप नहीं किया, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर लग रही हो। बाद में मैं तुम दोनों को एक एक सेट देती हूँ। बहुत अच्छा। जल्दी देखो, फू जुनबो आ गया है। जल्दी जल्दी दरवाजा बंद करो। जल्दी देखो, छोटी कार आ गई है। इतना बड़ा हो गया हूँ, पहली बार छोटी कार देख रहा हूँ। छोटी बो ही शानदार है। छोटी कार भी ले आए। चेंशी की किस्मत सचमुच अच्छी है। हे भगवान, टेलीविजन! क्या यह सच में टेलीविजन है? सचमुच है। मैंने सच में टेलीविजन देख लिया। हाउ हाउ, क्या तुम्हें लाल बैग चाहिए? नहीं, मैं तुमसे कसम खवाना चाहता हूँ। कसम खाओ कि मेरी बहन का हमेशा भला करोगे। उस पर कभी जुल्म नहीं करोगे। उसके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करोगे। उसे कभी रुलाओगे नहीं, वरना जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। अब जाओ जाओ जाओ। एक छोटा बच्चा क्या जानता है? अपनी दीदी की शादी में बाधा मत डालो। हाउ हाउ, मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारी दीदी को दुखी नहीं करूंगा। मैं उनकी रक्षा करूंगा। उन्हें कभी रुलाऊंगा नहीं। उनके साथ जीवन भर अच्छा व्यवहार करूंगा। सच में। छोटी उंगली का वादा। छोटी उंगली का पक्का वादा। 100 साल तक नहीं बदलेगा। हाव हाव की मंजूरी मिल गई। हमारी मंजूरी अभी बाकी है। पहले 50 पुशअप करो। जल्दी करो जल्दी करो। 49, 50। मैं तुमसे पूछता हूँ, शादी के बाद घर कौन पालेगा? मैं। कपड़े और खाना कौन बनाएगा? मैं। बच्चे कौन पैदा करेगा? मैं। हाँ हाँ हाँ। नहीं, मैं पैदा नहीं कर सकती। जल्दी दरवाजा खोलो। इससे भी बड़ा है। अंदर नहीं आ रहा। ले आओ। तुम लोगों ने धोखा दिया। तो जूते ढूंढो। देखते हैं ढूंढ पाते हो या नहीं। जूते ढूंढने से क्या होगा? तुम्हें तो चलने की जरूरत ही नहीं। रुको, रुआन चेंशी के माता पिता देशद्रोही हैं। वह फू जूनबो से शादी करने लायक ही नहीं। मेरे पास सबूत है। बुजुर्ग युवा ने पहले हमारी मदद की थी, लेकिन इससे गांव पर असर पड़ेगा। जल्दी जूते पहनो। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम बुरे इंसान हो। मैं झूठ बोल रहा हूं। देखो ये क्या है। यह न्यू सिटी टाइम्स है। रुआन चेंची और उनका परिवार। ये तो तुम सब जानते ही हो। फाइल में साफ साफ लिखा है। रुआन चेंची के माता पिता रुआन जिंगहुआ और जिनयुन द्वीप देश को हमारी जानकारी बेचने गए थे। पकड़े जाने के बाद गोली मार दी गई। सिस्टम। होस्ट को क्या चाहिए? मूल मालिक के माता पिता कैसे हैं? क्या वे सच में देशद्रोही हैं? बोलो।
माफ करना होस्ट, मूल मालिक के माता पिता का कोई वर्णन नहीं है। अब मैं क्या करूं? अब तुम सब जान गए होगे, अब तुम सब जान गए होगे। उनका पूरा परिवार शहर का, वे गांव क्यों आकर बस गए? लेकिन हमारा देयांग गांव, हान हाओ की संतान को हम क्यों रखें? रुआन चेंशी और उसके भाई को देयांग गांव से निकाल दो एक सेठ। बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। दीदी, हमारे माता पिता हान है, ठीक है? दीदी को भी नहीं पता, मुझे उस पर विश्वास है। जुनबो भैया, तुम उस पर कितना भी विश्वास करो, इस तथ्य को मिटा नहीं सकते कि रुआन चेंशी के माता पिता हान हैं। अगर यह बात दूसरे गांवों में फैल गई तो हमारे दायांग गांव के लोग फिर कैसे सिर उठाकर चल पाएंगे? हाँ सही कहा, पहले नए शहर में यह मामला बहुत बड़ा हो गया था। तुम लोग सोचकर देखो, अगर जिले या शहर को पता चल गया हमारे गांव की कुछ विशेष सुविधाएं रद्द कर दी गई हैं, यह नुकसान, क्या वो इस नुकसान की जिम्मेदारी ले सकती है? वो तुम गांव वालों की नजरों में बड़े हुए हो, एक अच्छे बच्चे हो, अब एक अधिकारी बन गए हो, ये गांव वालों के लिए गर्व की बात है। लेकिन चिन्ही के मामले में मैं उम्मीद करता हूं कि आप गांव के लिए बड़े हित को प्राथमिकता देंगे। कप्तान मां, चिन्ही मेरी पत्नी है, मैं बिना कुछ किए नहीं देख सकता। मैं जानता हूं आपका इरादा अच्छा है, लेकिन फू जुनबो, हम अभी भी सगाई तोड़ देते हैं। फू जुनबो, हम अभी भी सगाई तोड़ देते हैं। रुआन चेंशी, अच्छा है कि तुम्हें अपनी औकात का पता है कि भाई जुनबो को परेशानी में नहीं डालना है। आज ये शादी इतनी शानदार है, बर्बादी तो नहीं कर सकते। दुल्हन बदल लेना भी कोई बुरी बात नहीं है। देखो मैं ही ठीक रहूंगी। लिन शाशा, तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने कहा था ना पहले मेरे साथ रहकर देखो, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं रही? पाया कि तुम लायक नहीं हो। मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूं? तुम क्या कर सकते हो? पतली भुजाएं और पतले पैर, कौन रोनिया, मुझे तो अभी भी जुनबो भैया जैसे ऐसे ताकतवर और मजबूत आदमी पसंद है। लिन शाशा, पहले तुम सिर्फ मुझे बुरे लगते थे, अब तुम मुझे घिनौने लगते हो। तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? चेंशी, मैं तुमसे सगाई तोड़ने की बात मान ही नहीं सकता। चेंशी, हम भी सहमत नहीं हैं। बेटा, तुम्हारे माता पिता की बात चाहे जो भी हो, तब तुम छोटे थे, तुम्हें कुछ पता भी नहीं था, तुमसे कोई लेना देना नहीं। मैं और शिवबो के पिता, हमें कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल सही बेटा, हमें कोई फिक्र नहीं है। तुम हमेशा हमारी लाओफू परिवार की बहू रहोगी। दीदी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तू इस दुनिया की सबसे अच्छी दीदी है। तुम्हारे पास तो बहुत सारे तरीके हैं ना, जल्दी से कोई उपाय सोचो। मुझे लगता है कि मैंने इसका पता लगा लिया है। आप बस मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। फू जुनबो से शादी करें, मैं दोबारा इसके झांसे में नहीं आऊंगा। बस कोई तरीका सोचो भला। किसने रुआन चेंशी को मेरे भाई को फंसाने के लिए कहा? मैं बस इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही हूं। तुम लोग रुआन चेंशी को स्वीकार करते हो, इस तरह की बहू को, तो क्या तुम्हें अपने बेटे के भविष्य की चिंता नहीं है? यह मत भूलो, तुम्हारा बेटा सेना का अधिकारी है, ऊपर की जांच बहुत सख्त है। अगर ऊपर वालों को पता चला तुम्हारा बेटा शादी कर रहा है एक देशद्रोही की बेटी से, सैन्य पद तो दूर की बात है, यह वर्दी भी उसे उतरवा दी जाएगी। चाचा, चाची, तुम दोनों का शुक्रिया, हमेशा मुझे इतना चाहा है। सच कहो तो मुझे भी अपने माता पिता के बारे में कुछ याद नहीं, लेकिन मैं अपने माता पिता के मामलों की वजह से जुनबो को रोक नहीं सकती। ये शादी, मैं शादी नहीं करूंगी। चेंशी, अभी नहीं। ये सवाल नहीं कि तुम शाओबो से शादी करोगी या नहीं, बल्कि यह सवाल तुम्हारे माता पिता का है। अगर सच में हान अच्छा होता तो हमारा दायां गांव तुम दोनों बहनों को बिल्कुल नहीं रोक सकता। चाचा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूं, मुझे पूरे दयांग गांव के बारे में सोचना होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सामूहिक हित की बात है, हमें अपने गांव के लिए सोचना चाहिए। दयांग गांव छोड़ दो, मैं और हाव हाव हम बिल्कुल बेबस हैं। इस दौर में क्या जीवित रह पाएंगे? कप्तान मां, अगर मैं साबित कर सकूं कि मेरे माता पिता देशद्रोही नहीं हैं, तो मैं और मेरा भाई यहां रह सकते हैं। बिल्कुल रह सकते हैं, इस तरह। अभी शायद सुबह के 10 बजे हैं, मैं तुम्हें 5 घंटे देता हूं, ठीक है? पहले तुम वापस जाओ,
हमारी शादी रुक गई है। मैं कोई और तरीका सोचूंगा। नहीं, मैं इस समय कैसे जा सकता हूं? तुम गौर से सोचो, तुम्हारे दादा दादी जीवित थे तब, क्या उन्होंने तुमसे कुछ कहा था? शायद उनके पास कोई सुराग हो। सिस्टम, तुम सामने आओ। क्या तुम आंखें खोलकर देखना चाहते हो? हम बहन भाई को गांव से बाहर निकाल दिया जाए। होस्ट, मेरे डेटा में वास्तव में मूल मेजबान के माता पिता की जानकारी नहीं है। तो दादा दादी का क्या? दादा दादी मूल मेजबान के साथ इतने लंबे समय तक रहे, उनका पूरा डेटा होना चाहिए। वे अभी तक क्यों नहीं आए? तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, तेरा वो सहपाठी जहां अंशु हुआ, उसने तेरे माता पिता का भी जिक्र किया था। मैंने ध्यान दिया और झाओ लेई को सबूत ढूंढने भेजा। उसने कहा कि मिल गया, लेकिन अभी तक नहीं लौटा। तो स्थिति में अभी भी मोड़ आ सकता है। जरूर आएगा। मेजबान मिल गया है। मूल मालिक के दादा के एक पुराने साथी हैं जिनका नाम है झाओ युआनमिंग। रिश्ता बहुत अच्छा है। तुम्हारे माता पिता को भी साबित करने में सक्षम होना चाहिए। फौजी फू जुनबो, क्या तुम जानते हो एक नाम से झाओ युआनमिंग नाम का व्यक्ति? कोर कमांडर। क्या तुम हमारे कोर कमांडर को जानते हो? मेरे दादा दादी एक दूसरे को जानते हैं। शायद वो हमारे माता पिता के लिए गवाही दे सकते हैं। हम ज्ञान युवा केंद्र पर चलते हैं। वहां टेलीफोन है। मैं सीधे अपने कमांडर को फोन करूंगा। ऐसे तुम जाओ और कप्तान माँ और उनके लोगों को बुला लाओ। ठीक है, चलो। हेलो कमांडर। कौन बोल रहा है? मैं फुजुनबो हूं। एक बात है, मैं आपसे पुष्टि करना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं क्या ये रुआन इंग लोग हैं? अरे, वो तो सेना प्रमुख निकला। बेशक मैं जानता हूं, वो तो मेरा पुराना साथी है। तो सेना प्रमुख, कृपया मुझे बताएं, उनके बेटे और बहू कैसे हैं? क्या वो देशद्रोही है? वे दोनों हैं। हमारे साथी जो दुश्मन के यहां गुप्तचर हैं, वे कभी देशद्रोही नहीं हो सकते। शुक्रिया कमांडर। कोई बात नहीं। सब सुन लिया ना? तो यह एक बार, ये साफ साफ लिखा हुआ है। ये कागज पर काले और सफेद रंग में लिखा है। अखबार ने गलत खबर छापी है। अभी भी वक्त है ना? न्यू सिटी टाइम्स सरकारी अखबार है। उस पर दर्ज है, चेंशी के माता पिता द्वीप देश से आए थे। यह एक बड़ा सुराग है। खतरा मोल लेकर खबर भेजी, लेकिन फिर भी दुश्मन ने मार डाला। फिर भी दुश्मन ने मार डाला। चेंशी के माता पिता देशद्रोही नहीं है, नायक है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, बाद में अगर किसी ने फिर से ऐसी अफवाह फैलाई तो उसे उत्तर पश्चिम के सीमांत क्षेत्र में भेज दिया जाएगा। अरे, सीमांत क्षेत्र में भेजना। जिसके साथ गलत हुआ वो असल में हीरो था। निर्दोष व्यक्ति ही नायक निकला। कॉमरेड रुआन चेंशी, क्या तुम अब भी राजी हो? मैं राजी हूं। अच्छा। अच्छा, शादी जारी रहेगी। सब लोग मेरे साथ पीने चलो। ठीक है। क्या करूं? रुआन चेंशी के दादा और कमांडर पुराने दोस्त निकले। क्या वो हमसे बदला लेगी? क्या वो मुझे परेशान करेगी? मुझे तो शहर वापस जाना है। देखो तुम कितने डर गए। ऐसे मामूली इंसान की कौन परवाह करता है? चलो, तुम मेरे साथ आओ, हम साथ में रुआन चेंशी से माफी मांगने जाएंगे। उससे हमारी माफी मांगो। क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे उससे माफी मांगनी है। बेकार चीज। तुम फुजुनबो के एक पैर की उंगली के बराबर भी नहीं हो। मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। धन्यवाद सभी गांव वालों को चेंशी की देखभाल और सहयोग के लिए। आज सब लोग खुलकर खाओ। अच्छा, चलो दावत में खाने चलें। चलो चलें, आइए। चलो चलो चलो, कमरे में चलो, कमरे में चलो।
अरे चलो चलो चलो। सिस्टम तुम हो क्या? अब मैं क्या करूं? मैं भी नहीं जानता। आज तुम्हारी शादी की रात है। सिस्टम अपने आप बंद हो जाएगा। क्या? शील्ड। सिस्टम 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 तुम अभी काफी मानवीय लग रहा है। मैं एक आधुनिक इंसान एक पुराने जमाने के सिस्टम से हार जाऊंगा? मुमकिन नहीं। क्या हुआ? आज रात बीतते ही तुम मेरी हो जाओगी। बस मेरी बात मान लो। अरे हे भगवान, ये बहुत शर्मनाक है। तुम हंसने की हिम्मत मत करना। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं नहीं हंसूंगा। लेकिन प्रिय, जब तुम इतनी आगे हो तो मैं भी पीछे नहीं रह सकता। माँ पिताजी। हाँ। क्या तुम्हें भूख लगी है? जल्दी बैठो और ज्यादा खाओ। बैठो और खाना खाओ। अरे माँ। हाउ हाउ कहाँ है? हाउ हाउ सुबह नाश्ता करके बाहर खेलने चला गया। अरे छोटे बहू, तुम्हारा ये घाव भी ठीक हो गया है। बहू भी तो घर में आ गई है। अब जल्द से जल्द तुम्हें रेजिमेंट लौटना होगा। हाँ, तुम्हारी माँ का कहना भी ठीक है। तुम्हारी तो फौजी नौकरी है। ज्यादा छुट्टी लेना ठीक नहीं। संगठन का विश्वास मत तोड़ना। माँ पापा, मैंने परसों की ट्रेन का टिकट ले लिया है। मेरा तो कोई सामान नहीं है। चेंशी और हाव हाव का सामान ज्यादा है। उसे अच्छे से संभालने की जरूरत है। अच्छी बात है। जल्दी खाओ जल्दी खाओ। चेंशी अपने छोटे भाई को लेकर फू परिवार में ब्याही गई। उसे जरूर तंग किया जाएगा। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे जरूर होगा। हाव हाव बेटा, बुआ तुमसे कहती हूं। अच्छा हुआ शादी से पहले ही सब पहले से तैयार था। ज्यादा मेहनत नहीं लगी। क्या सब तैयार हो गया है? हाँ। सामान कहाँ है? अरे, सब यही है। तुम्हारा और हाव हाव का सामान। बस यह एक सूटकेस है। बाप रे, हमने तो सिर्फ हल्का करने की सोची। ये बात भूल ही गए। चेंशी, हाव हाव गायब हो गया है। माँ चेंशी, बस गांव के अन्य लोगों को हम अलग अलग जगह ढूंढते हैं। हाव हाव 3 साल से गांव में रह रहा है। निश्चित रूप से आसानी से गायब नहीं हुआ होगा। अच्छा ठीक है। चेंशी, हाव हाव जरूर ठीक होगा। अभी दुखी होने का समय नहीं है। तुम्हें खुद को संभालना होगा। हम मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। ठीक है? हाँ। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। चलो जल्दी से उसे ढूंढते हैं। हाउ हाउ, तुम यहां क्यों बैठे हो? तेरी बहन बहुत परेशान है। जल्दी से मेरे साथ घर चल। वो मेरा घर भी नहीं है। क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? जीजा जी, क्या मैं तुम्हारा और दीदी का बोझ हूं? बिल्कुल नहीं। लेकिन आंटी लियू ने मुझसे कहा मैं दीदी पर बोझ हूं। मेरे साथ रहने से दीदी को उसके ससुराल वाले नकार देंगे। मेरे साथ रहने से दीदी को उसके पति के घर वाले नकार देंगे। जीजा जी, कृपया मेरी दीदी को नकारना। मैं गांव में ही रहूंगा। तुम लोगों के साथ सेना में नहीं जाऊंगा। वाह जीजा जी, आप कितने शानदार हैं। अगर तुम्हारे पास भी यह क्षमता होती तो मैं तुम्हें गांव में रहने देता। अगर नहीं होती तो तुम्हें मेरे और तुम्हारी दीदी के साथ सेना में जाना होगा। जीजा जी, आपने ये कैसे किया? मुझे सिखाओ ना। ठीक है ना? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर तुम सीखना चाहती हो तो पहले मेरे साथ फौज में जाना होगा। परंतु हाउ हाउ, तुम कभी भी बोझ नहीं रहे। हम एक परिवार हैं। परिवार हमेशा साथ रहना चाहिए। लेकिन लियू कहते हैं दूसरों की बात मत सुनो।
खुद देखो, अपने दिल की सुनो। मैं पूछ रहा हूं, क्या तुम सच में चाहते हो? क्या तुम गांव में रहोगे? तो फिर मेरे साथ सेना में चलो। वहां पर तुम बहुत सारे नए हुनर सीख सकते हो। तुम अपनी बहन की रक्षा कर सकते हो। मैं जाऊंगा। अभी हम पहाड़ से उतरकर घर चलते हैं। परसों हम रवाना हो जाएंगे। ठीक है। माँ, क्या हाव हाव वापस आ गया है? नहीं। दीदी, तुम कहाँ गई थी? तुमने मुझे डरा दिया। दीदी ने तुम्हें चिंता में डाल दिया। ये पड़ोसी लियो है। वह हाव हाव से कहती है, हाव हाव एक बोझ है। हाव हाव तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए छिप गया। हमारे साथ सेना में वापस नहीं आना चाहता। आंटी लियो। हाँ माँ पापा, सुना क्या? पड़ोस में नई बहू आई है। रुआन चेंशी का भाई गुम गया है। पूरा परिवार गांव भर में ढूंढ रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? खाना भी तुम्हारा मुंह नहीं बंद कर पाता। ली शुफिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को बोझ कहने की? लगता है तुम जीना नहीं चाहते। रुआन चेंशी, तुम मेरे घर में ये पागलपन क्यों दिखा रहे हो? पागलपन? अच्छा, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली पागलपन क्या होता है। रुआन चेंशी, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? तुम्हें किसने कहा कि मेरे भाई को? कमीने की औलाद, बूढ़े बेकार आदमी, कुत्ते के मुंह से हाथी का दांत नहीं निकलता। मैंने गलत तो कहा नहीं। तेरा भाई तो असल में बोझी है। फू परिवार तुझे जल्दी त्याग देगा। तुझे यह तान डराने का हक नहीं। तुझे इतनी फुर्सत कहां से मिलती है? तुम अपने दांत साफ करने में ही ज्यादा समय लगाओ, ताकि यहां बकवास ना उगलो। रुआन चेंशी, अगर फिर शैतानी की तो मैं तुमसे नरमी से नहीं पेश आऊंगी। बड़े फू और छोटे फू, तुम लोग जल्दी आओ। अपनी बीवी को देखो, कोई मारा जाएगा। नहीं भाग सकता, थक गया हूं। अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो। अच्छा, चूंकि तुमने ऐसी मांग की है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। चेंशी, हमारे दोनों परिवार बरसों से पड़ोसी हैं। अच्छे से बात करो। अच्छे से बात करो। कौन तुमसे अच्छी तरह बात करेगा? पहले तुमने मेरे भाई को कहा बोझ, जिससे वो बिल्कुल टूट गया, घर छोड़कर चला गया। अब वो मिल गया है। अगर नहीं मिला तो क्या तुम इस जिम्मेदारी को उठा सकते हो? अंकल लियो, ये बात वास्तव में लियो की गलत है। बच्चे से ऐसी बात कैसे कह सकते हो? क्या बेकार बात कर रहे हो? वैसे भी इस बार मैं और मेरा भाई दोनों को चोट पहुंची है। मानसिक आघात। मुझे परवाह नहीं, मुझे मुआवजा चाहिए। मुआवजा दो। तो तुम क्या चाहते हो? बस वो टोकरी अंडे। ये तो मेरे घर के आधे महीने के अंडे हैं। ये तुम्हें नहीं दे सकता। ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम्हारा घर तोड़ दिया गया है। अरे यार, तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें लगता है मामला बड़ा नहीं हुआ? लो लो लो, ठीक है ना? आज के लिए बस इतना ही। अगर अगली बार फिर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। इसे आसान कहते हो? बेटे की शादी की चिंता दूर हो गई। अब तुम्हारा दिल भी शांत हो गया होगा। हाँ, चेंशी बहुत अच्छी लड़की है। वे दोनों अवश्य ही दिन ब दिन बेहतर जीवन जिएगी। अरे, जुन्नो लौट आया है। ये है, ये मेरी पत्नी है, रुआन चेंशी। ये हमारे सेक्रेटरी की बहू है। बस भाभी कह दो। अच्छा, नमस्ते भाभी। तुम शादीशुदा हो? इतना अचानक? अचानक नहीं है। मेरी माँ ने बहुत पहले ही मेरे लिए रिश्ता तय कर दिया था। अरे वाह, ये लड़की कितनी सुंदर है, जैसे कोई अप्सरा स्वर्ग से उतरी हो। ये बच्चा, क्या ये बच्चा इतना बड़ा हो गया है? अरे नहीं भाभी, यह मेरा सगा भाई है। ऐसा है क्या? भाभी, अभी बात नहीं करते, हम अभी लौटे हैं। बहुत सारी तैयारी करनी है, तो तुम जाओ जाओ। मैं तुमसे कहता हूं, इस बार जुम्बो घर जाकर शादी करके आया है। अपनी पत्नी को भी साथ ले आया है। सच में? क्या उसे वहां चोट नहीं लगी थी? ये तो पता नहीं, लेकिन ये लड़की तो अपना छोटा भाई भी सेना में ले आई है। अरे, शायद घर में कोई नहीं है। तो फिर बात सही है। उस लड़की का परिवार काफी अमीर लगता है। ऐसे देखें तो ये जोड़ी सही बैठती है।
बस लिली के लिए अफसोस है, बस लिली किंकाई के लिए अफसोस है, जुनबो के लिए उसका पागलपन। मुझे बस वो शाओलिली पसंद नहीं है, पूरे दिन गर्दन ऊंची किए रहता है, नाक से बात करता है। अरे, ये छोटा आंगन सेना ने मुझे दिया है। पहले मैं अकेला रहता था। सामान ज्यादा नहीं है, बाद में धीरे धीरे और चीजें ले आएंगे। हाँ, जुनबो, तुम वापस आ गए। जुनबो, तुम वापस आ गए। तुमने वापस आने की सूचना क्यों नहीं दी? मैं तुम्हें स्टेशन लेने आती। कोई जरूरत नहीं थी, हम वैसे भी ज्यादा करीब नहीं हैं। क्या कह रहे हो? पहले तुम तो अक्सर हमारे घर खाना खाने आते थे। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे पिता रेजिमेंट कमांडर थे। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं था। अरे, ये कौन है? यह मेरी पत्नी है, रुआन चेंगशी। चेहरा ठीक ठाक है, त्वचा भी सही है, लेकिन बालों में कभी कलिंग नहीं की। कोई बाली नहीं, कोई हार नहीं, कोई चूड़ी नहीं, कोई घड़ी नहीं, और एक छोटा बोझ भी साथ लाया है। ये कंगाली जैसा रूप जुनबो के योग्य कैसे हो सकता है? तुम बहुत दिन से वापस नहीं आए। क्या आज रात मेरे घर खाना खाने चलोगे? मेरे पापा भी तुम्हारा जिक्र करते रहते हैं। जरूरत नहीं, हम अभी अभी लौटे हैं, अभी बहुत काम बाकी है। कृपया कमांडर शाओ को सूचित करें, बाद में उन्हें घर पर खाने के लिए आमंत्रित करें। मेरी पत्नी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। मैं आपको बातें नहीं कर रहा हूं, मेरे घर खाने आइए। पहले सिर्फ आपको अकेला देखा था, अब ठीक है, तुम्हारी शादी हो गई तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। एक नाकाबिल आदमी किसे चाहिए? मैं शाओलिली जरूर ढूंढ लूंगी, उससे बेहतर आदमी देख लेंगे। आखिरकार सब सामान ठीक कर लिया। मुझे चावल, आटा, तेल जैसी चीजें खरीदनी है। चलो नए घर में पहला खाना बनाते हैं। तो मैं रसोई की सफाई करता हूं, तुम साइकिल से जाओ। हाँ, मैं बहन के साथ जाऊंगा। यह नहीं हो सकता, तुम चले गए, मैं अंतरिक्ष से सामान कैसे निकालूंगा? तुम अपने जीजाजी के पास जाओ, मैं तो सामान खरीदकर आसपास के पड़ोसियों से भी बातचीत करके रिश्ते मजबूत करूंगी। जाओ। तो मैं जीजाजी की मदद करती हूं। अच्छा, तो मैं चलती हूं। जुनबो वाकई बड़े भाग्यशाली हैं, इतनी अच्छी बहू मिली, खूबसूरत भी और काबिल भी। आप भाभी से कहिए, क्या जुनबो को वहां कोई दिक्कत है? नहीं भाभी, वे सब अफवाहें हैं, वो बिल्कुल ठीक है। तो कह सकते हैं जुनबो सुरक्षित है। अफवाहें वाकई नुकसान पहुंचाती हैं, पर यह तुम दोनों की किस्मत है। लेकिन तुम्हारी मुश्किल बढ़ने वाली है। क्या हुआ भाभी? एक लड़की है शाओलिली, तुम्हारे जुनबो के पीछे कई साल पे रही, हर दिन उसकी पीछा करती थी, लेकिन तुम्हारे जुनबो ने उसकी परवाह नहीं की। वो हमेशा किले के साथ रहता था, दोनों जुड़वा बच्चों की तरह थे। तो जुनबो ने उसकी परवाह क्यों नहीं की? तुम्हें पता नहीं है क्या? शाओलिली वो टीम की लीडर है, खुद सांस्कृतिक दल की अध्यक्ष भी है। घराना भी अच्छा है, रूप भी सुंदर है, प्रतिभा भी तो थोड़ी शेखी बघाती है ना? जुनबो, उसे ऐसा पसंद नहीं होगा। वही थी, तुमने उसे देखा है, सुबह घर आई थी। सचमुच, जो आना था सो आया। लेकिन तुम चिंता मत करो, जुनबो उसे पसंद नहीं करता। अब तो उसने तुमसे शादी कर ली, उसकी तो बात ही नहीं करता। मगर यह मक्खी तो बहुत तंग करती है। ये कैसे? सुनो मैं तुमसे कहता हूं, ये जुनबो तो जब उसे चोट लगी थी तब शाओलिली रोज अस्पताल जाती थी। बाद में सुना कि जुनबो वो नहीं हो सकता, फिर कभी अस्पताल नहीं गए। अगर उसे यह पता चला जुनबो का स्वास्थ्य ठीक है, वो फिर से उससे चिपट जाएगी। कोई बात नहीं भाभी, बस जुनबो का दिल मेरे पास रहे।
चाहे वो रेजिमेंट कमांडर ही क्यों ना हो, भले ही सेना प्रमुख ही क्यों ना हो, मैं नहीं डरती। तुम्हारा ये स्वभाव तो भाभी को पसंद है। आगे कोई परेशानी हो तो बस भाभी से कह देना। हाँ, तो मैं पहले अपने काम में लगती हूँ। शाओ लिली, तुम मुझसे दूर रहो तो अच्छा है, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या? बो जुनबो में कोई बुराई नहीं है। तुम इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? मैं उसे इतने सालों से चाहती हूँ। अगर वो अफवाह नहीं फैली होती, मैं उसे कैसे छोड़ देती। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। तुम वापस आ जाओ। पापा, तुम क्या कर रहे हो? मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो? जुनबो की शादी हो चुकी है। उसकी पत्नी भी सेना के साथ चली गई है। तुम वहां जाकर क्या करोगे? बेशक उसे वापस छीन लेना है। शादी हो गई तो क्या हुआ, तलाक ले लो बस। नीच। तुम ठीक तो हो? तुम अभी नहीं समझ रहे। पहले की अफवाहें जुनबो ने जानबूझकर फैलने दी थी, वरना उसकी क्षमता के अनुसार यह बात इतनी प्रसिद्ध कैसे हो सकती है? यह सिर्फ तुम्हारा मन तोड़ने के लिए है। मैं विश्वास नहीं करती। उसे मुझे पसंद न करने का क्या अधिकार है? मुझे परवाह नहीं कि वो मुझे पसंद करता है या नहीं। जो चीज मुझे पसंद आती है वो मेरी ही होनी चाहिए, भले ही मैं न चाहूं। कोई और छीन नहीं सकता। तुम भी बात ठीक से नहीं कर सकते क्या? तुम बच्चे को मार कैसे सकते हो? बच्ची चाहती है तो दे दो ना। सब तुम्हारी वजह से है। बचपन से ही उसे बिगाड़ा है। अब तो देखो, उसकी शादीशुदा मर्द पर नजर पड़ गई। ये भी दे सकते हैं क्या? ठीक है, अब बस करो। मैं लिली से मिलने जा रही हूं। बहुत मेहनत की है। क्या तुम मुझे बताना चाहोगी शाओ लिली के बारे में? मैं कहता हूं असल में मेरा उससे वास्तव में कुछ नहीं है। ये सब उसकी अपनी कल्पना है। फू जुनबो, मैं तुम्हें बताता हूं, तुम मेरे हो। अगर तुम गंदे हुए, मैं नहीं लूंगी। बिल्कुल, सिर्फ तुम्हारा ही हो सकता है। दीदी, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? क्या मुझे आज स्कूल नहीं जाना है? दीदी भूल गई। आओ खाना खाओ। सचमुच आ गया? फिर क्यों आ गए? कुछ काम है क्या? तुम ही रुआन चेंगशी हो। जिस दिन हम अभी अभी यहां आए थे, क्या हम मिले नहीं थे? सोचा नहीं था तुम इतने छोटे उम्र में इतना भुलक्कड़ हो। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें कभी अपनी आंखों में जगह ही नहीं दी। बिना किसी फालतू बात के अपनी कीमत बताओ। क्या? कैसी कीमत? घड़ी। तुमने जीवन में ऐसी कभी नहीं देखी होगी। बेहतरीन चीज। बस तुम फू जुनबो से तलाक ले लो, ये तुम्हारा हो जाएगा। ये कहानी कैसी लग रही है? बेटे की गरीब प्रेमिका को दूर भगाने जैसी। वाह, लेकिन जुनबो तुम्हारे दिल में है। फू जुनबो तुम्हारे दिल में है। सचमुच यह एक कंगाल आदमी है। यह शंघाई ब्रांड की घड़ी है। आम लोगों के लिए पैसे से भी नहीं मिल सकती। केवल हमारी लिली जैसे हैसियत वाले लोग ही इसे खरीद सकते हैं। अरे जल्दी मत करो। मैं इस घड़ी की कीमत जानता हूं। मेरा मतलब है यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। समझे? फू जुनबो को अच्छी तरह देखना चाहिए था मुझे, तुम्हारे इस चेहरे को। क्या वो अभी भी मौजूद नहीं है? बकवास बंद करो। पैसे वाले पैसे दे। अगर पैसे नहीं है तो मेरे पास और काम है। मेरे घर से बाहर निकल जाओ। तुम। कैसे नहीं है? तुम रुको। बस करो। नहीं हुआ।
अब बस करो। नहीं हुआ। निगम्मा, क्या हाल है? तेरी कीमत लगा रहा हूं। जुनबो, तेरी बीवी ने अभी तेरी कीमत बताई है। तुझे बेचने वाली है। इतनी लालची औरत, उसे अब भी रखकर क्या कर रहे हो? जल्दी से तलाक ले लो। सबसे उपयुक्त तो मैं ही हूं तुम्हारे लिए। अच्छा, तुम्हें ये सब पसंद है? पहले ही क्यों नहीं बताया? आगे से मैं तुम्हारे लिए ढेर सारा ले आऊंगा। दूसरों की। चलो, इसे नहीं लेंगे, ठीक है? क्या ये वही है जिसे मैं जानती थी? वो फू जुनबो? माफ कीजिएगा। ये सब मेरे पति मुझे खरीद कर देंगे। तुम्हारा है? कोई बात नहीं। मुझे पसंद नहीं है दूसरों के इस्तेमाल की चीजें। तुम अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। अब तुम्हें एक बड़ा झटका देता हूं। भूल गया था बताना। मैं तुम्हें इसलिए नापसंद करता हूं। ये घड़ी इसलिए कि मेरे पास बेहतर है। तुम एक गवार हो। तुम्हारे पास बेहतर क्या हो सकता है? रुको। सिस्टम, क्या तुम हो? होस्ट 008 आपकी सेवा के लिए तत्पर है। जल्दी 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 मुझे दिखाओ। मेरे स्पेस में रखे पहाड़ी सामान किस तरह की इलेक्ट्रॉनिक घड़ी से बदला जा सकता है। जल्दी मुझे दिखाओ। बहुत हाई एंड की जरूरत नहीं। बेसिक मॉडल ही उसे हैरान करने के लिए काफी है। बस यही। आज अगर तुम कुछ अच्छा नहीं दिखा सकी तो फू जुनबो से तुरंत तलाक ले लो। सुन रही हो? मुझे क्या लेना देना? मैं तलाक नहीं लूंगी। जुनबो, बस बस हो गया। मेरा पति अभी नहीं गया है। चिल्लाओ मत। देखो ये क्या चीज है। यह क्या है? दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसकी जिंदगी एक अप्रत्याशित घटना के बाद पूरी तरह बदल जाती है। जिसे लोग हमेशा कमजोर और नाकाबिल समझते थे, वही अचानक एक ऐसी ताकत या रहस्य हासिल कर लेता है जो उसे सबसे अलग बना देता है। अब उसके सामने सिर्फ मौके ही नहीं, बल्कि खतरनाक दुश्मन और गहरी साजिशें भी हैं। और यहीं से शुरू होती है उसकी दमदार और रोमांचक यात्रा। घर में 3 लाशें बेतरतीबी से पड़ी थीं, और वे सभी काले कपड़े पहने हुए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चांग यू की बहन और उसका पति भी पूरी तरह से गायब हैं। इसने उसे तुरंत यह खबर चांग यू को बताने के लिए प्रेरित किया। चांग यू की लगातार विनती पर अंततः चाचा वांग ने चांग यू को चुपके से छोड़ दिया। एक और यह भी आशा करती है 2 कि चांग यू आसानी से अपनी बहन और पति को ढूंढ ले। 3 लेकिन उसे नहीं पता था कि इस समय 4 शीजेंग अपनी बहन को लेकर एक बर्फीले जंगल में था। 5 उन पर हमला करने वाले काले कपड़े पहने लोगों से लड़ रहा था। 6 मैंने देखा काली पोशाक वाले लोग और अधिक आ रहे हैं। 7 और शीजेंग भी शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण 8 बर्फ में घुटने टेक कर बैठ गया। छोटी बहन ने अपने गले में बंधी सीटी बजा दी, क्योंकि दीदी चांग्यू ने कहा था अगर उस पर कोई खतरा आए तो सीटी जरूर बजाना। लेकिन छोटी बहन की आवाज से काले कपड़ों वाले आदमी ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। खैर, चांगदेव तुरंत वहां पहुंच गई। इसी तरह उन्हें बचाया गया। आखिरकार पति पत्नी ने मिलकर हाथ मिलाया और इन काले कपड़े वालों को एक साथ जमीन पर गिरा दिया। लेकिन जब शीजेंग ने काले कपड़े वालों की आंखों में देखा तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब वह दोबारा होश में आया तो उसने एक तरफ रखी सीटी देखी। इससे उसे सब समझ में आ गया। पता चला कि काले कपड़े वाला व्यक्ति जादुई लोहे का योद्धा था, और ये लोग उसका पीछा करने नहीं आए थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वे उसकी पत्नी चांगयू से गहरा संबंध रखते हैं। आदमी पत्नी की रक्षा करने वाला दानव बन गया। अकेले ही कोर्ट में मजिस्ट्रेट को आदेश दे रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी को मजिस्ट्रेट ने जेल में डाल दिया था। और आदमी अपनी पहचान साबित करने वाला दस्तावेज भी नहीं दिखा सका। वे भी डाकुओं और भटकते लोगों की तरह समझे गए। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सामने खड़ा यह आदमी गायब हुए वुआन हॉ की उपाधि वाला व्यक्ति था। जैसे ही वह सामने के अधिकारी से निपटने को तैयार हुआ, तभी अचानक उसे अपने पुराने दोस्त की आवाज सुनाई दी। पता चला कि अभी अभी चांग यू और शीजेंग आ गए थे। काली पोशाक वालों के पीछा से बड़ी मुश्किल से बच पाए। तभी यमेन का अंकल वांग अपने आदमियों के साथ घर आ पहुंचा, क्योंकि अंकल वांग ने पहले चांग यू को चुपके से छोड़ दिया था और उसके पति को भी जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर वाला गिरफ्तारी वारंट दिया। इसलिए दोनों को यमेन ले जाया गया। तभी मजिस्ट्रेट ने तुरंत उनकी पहचान और यात्रा दस्तावेज जांचे।
सौभाग्य से चांग यू ने अंकल वांग को ढूंढ लिया था। उसके लिए नया रास्ता दिखाने वाला कागज तैयार कर दिया गया है। लेकिन जिलाधिकारी ने देखा कि सामने वाले ने जो रास्ता दिखाने वाला कागज निकाला वह तो कुछ दिन पहले ही जिले द्वारा दोबारा जारी किया गया था और सामने वाला अपना मूल निवास का रास्ता दिखाने वाला कागज भी नहीं दिखा सका। इसलिए उन्होंने उसे हत्या करने वाला पहाड़ी डाकू बताना चाहा। अरे नहीं, हे न्याय के देवता, यह तो अन्याय है। हम तो पीड़ित हैं। मेरी बहन और उसके पति लगभग मारे गए थे। तुम सही और गलत में अंतर कैसे नहीं कर सकते? देखते ही देखते सामने वाला कोई वैध यात्रा प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाया। काउंटी मैजिस्ट्रेट ने तुरंत उसे झूठे तरीके से पहाड़ी डाकू बनाने की तैयारी कर ली, मामला समाप्त करने के लिए, अपनी राजनीतिक उपलब्धि पूरी करने के लिए, यहाँ तक कि उसे डंडों से कठोर सजा देने की भी योजना बनाई। उसे हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लगाने के लिए मजबूर करना। आसपास के गांव वालों को उनकी विनती करते देखा जा सकता था। सामूहिक क्रोध को भड़कने से रोकने के लिए मजबूर होकर मजिस्ट्रेट ने फिर से चांग यू पर आरोप लगा दिया, केवल इसलिए क्योंकि वह पहले आदेश दे चुका था कि चांग यू को जेल में डाल दिया जाए। लेकिन परिणाम यह हुआ कि वह चुपके से भाग निकली, इसलिए उसे दोबारा जेल भेजने की तैयारी की गई ताकि उसके पति को भी फंसाया न जा सके। चांग यू को भी कांस्टेबल के साथ जेल की ओर चलना पड़ा, लेकिन शी जेंग ने उस भ्रष्ट अधिकारी को क्रोध से देखा। इस वजह से मजबूर होकर उन्होंने वुआन हाओ की प्रतिष्ठा का प्रदर्शन किया और ठीक उसी क्षण शी जेंग का मित्र दफ्तर में पहुंच गया। उसने तुरंत अपना यात्रा परमिट और दस्तावेज दिखाए, यहाँ तक कहा कि शी जेंग उनके लुयुआन अकादमी का विद्यार्थी है। यह जानकर कि लुयुआन अकादमी साहित्यिक जगत में सर्वश्रेष्ठ है, इससे जिला मजिस्ट्रेट का रवैया तुरंत बदल गया और उन्होंने तुरंत फैन परिवार के मुकदमे की सुनवाई शुरू कर दी। आदमी को हैरानी से पता चला कि एक समय के प्रतिष्ठित वुआन हाओ अब दामाद बनकर शादी कर चुके हैं और उनकी पत्नी एक मांस विक्रेता है। इससे उसे तुरंत लगा कि वुआन हाओ को शादी के लिए मजबूर किया गया है। उसने तो एक औरत का चेहरा तक कल्पना में देख लिया। इससे वह बेचैन होकर शी जेंग से पूछने लगा कि वह एक कसाई की पत्नी के घर में दामाद क्यों बना। इस पर शी जेंग ने उसे बताया, दरअसल वह 16 साल पुराने जिनझो के बड़े मामले की जांच कर रहा था, लेकिन अचानक उस पर घात लगा दिया गया और उसने उनके काले चोगे भी देख लिए। उसने उनकी पृष्ठभूमि का भी अंदाजा लगा लिया, लेकिन शारीरिक ताकत कमजोर होने के कारण वह झील के पानी में गिर गया। आखिरी सांस तक संघर्ष करने के बाद वह बर्फ में गिर पड़ा। सौभाग्य से चांग यू ने उसे बर्फ से बचा लिया। इस तरह उसकी जान बच गई। उसे याद आया कि प्रधानमंत्री वेई यान शी जेंग का पीछा कर रहा है और जो बात उसे समझ नहीं आ रही थी वह यह कि वेई ने जानलेवा जासूस भी भेज दिए थे। चांग यू के घर पहुंचे। उन्होंने घर के हर कोने की तलाशी ली, यहाँ तक कि उसके बड़े चाचा को भी नहीं छोड़ा। और इस समय चांग यू गांव के मुख्य द्वार पर बैठी थी। वापस जाने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि अब शी जेंग के घाव पूरी तरह ठीक हो गए थे। इससे उसे अपने पति की पहले कही गई बात याद आ गई, यान खुद चला जाएगा, ज्यादा परेशान नहीं करेगा। शुरू में वह सिर्फ अपने घर को बचाना चाहती थी, इसलिए उसने शेझेंग को घर में दामाद बनाकर बुलाया। लेकिन अब बड़े ताऊ जी का देहांत हो गया है और शेझेंग के घाव भी पूरी तरह भर गए हैं, इसलिए उसे कोई कारण नहीं मिल रहा कि वह अपने पति को यहाँ रोक सके। पर अब उसने पड़ोस की आंटी से सुना, मैंने अभी तुम्हारे घर से निकली गाड़ी देखी। सोंग परिवार के उस दिन के कदम से भी ज्यादा भव्य था। इसने चांग यू को पागलों की तरह घर की ओर दौड़ा दिया। नतीजतन जैसे ही वह घर पहुंची तो उसने बिस्तर पर साफ सुथरे कपड़ों का ढेर देखा और मेज पर एक विदाई पत्र भी रखा था, साथ ही कुछ चांदी के सिक्के। इससे उसकी आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन शी जेंग को कोसने लगी कि वह चला क्यों गया। उसने उसे सामने से विदा कहना भी नहीं किया और ठीक इसी पल उसने अचानक अपनी बहन की चीख सुन ली। इस पल चांग यू को समझ आया कि विदाई पत्र लिखने वाला जी झेंग के दोस्त मिस्टर गोंगसुन थे। यह देखकर कि उसके पति ने बिना बताए जाना ही नहीं था, उसे शर्म आ गई और वह बाहर सूखी मांस को सुखाने भाग गई। लेकिन जी झेंग ने तुरंत चांग यू को ढूंढ लिया और उसे समझाने लगा, पहले वाले काले कपड़े वाले व्यक्ति शायद वापस आ सकते हैं, इसलिए उसे इस जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए। चांग यू ने भी तुरंत फैसला कर लिया, जैसे ही मकान का ट्रांसफर पूरा हो जाए वह इस संपत्ति को बेच देगी और अपनी बहन के साथ इस जगह को छोड़कर चली जाएगी। दोनों की शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था, लेकिन पड़ोस की बुआ ने तुरंत चांग यू को पहचान लिया कि वह अभी भी एक कुंवारी लड़की है, इसलिए उसने जानबूझकर उन्हें एक ही कमरे में रहने की व्यवस्था की। इस तरह से उन्हें जल्दी से वास्तविक दाम्पत्य जीवन शुरू करने के लिए मजबूर करने के लिए। इसी वजह से दोनों को मजबूरी में यह मुद्रा बनानी पड़ी ताकि वे इस मामले को टाल सकें। लेकिन ठीक उसी पल एक तेज हवा ने फिर मदद की। इससे दोनों अंधेरी रात में अनजाने में होंठ मिल गए। लेकिन जब वे आगे बढ़ना चाहते थे तभी अचानक काले कपड़ों वाले लोग आंगन में घुस आए। इससे दोनों तुरंत अंधेरे कमरे में जवाबी हमला करने लगे और चांग यू ने मौका पाकर उन्हें बाहर खींच लिया। नतीजा इसी क्षण सामने है। चांग यू ने उस श्रीमान ली को देखा जो उसे घर छोड़ने आया था, अपनी आंखों के सामने खड़े देखा और वह भी एक सैनिक दल के साथ था। उसने तुरंत उन काले कपड़े वालों को पूरी तरह से खत्म कर दिया और इसी समय शी जेंग ने कमरे में एक जीवित बंदी पकड़ा और पूछताछ की कि वे यहाँ क्यों आए थे। लेकिन दूसरे व्यक्ति की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने अपनी जान ही समाप्त कर ली। इस पल वह बाहर की ओर तेजी से दौड़ा।
चांग यू की सुरक्षा जांचना चाहता था। सौभाग्य से उसने देखा कि किसी ने उसे बचा लिया था। इससे वह फटाफट कमरे में वापस छिप गया और इस पल चांग यू ने भी तुरंत अपने रक्षक का नाम पूछा। अपने पति की सुरक्षा के बारे में सोचते हुए चांग यू तुरंत घर वापस दौड़ा और उसने देखा वह बेहोश होकर कमरे में पड़ा था। लेकिन ली हुआन ने उस आदमी का चेहरा देखा और तुरंत सतर्क हो गया। सुनो, मैंने सुना है कि एक काले कपड़े वाला जिंदा बच गया है। ली हुआन भी तुरंत अपने आदमियों के साथ महल लौट आया और यह भी पता चला कि काले कपड़े वालों के पास रहस्यमय लोहे की सीटी थी। इसने उसे तेजी से कागज पर लगातार चित्र बनाने के लिए प्रेरित किया। और इसी समय दूसरी ओर प्रधानमंत्री वेई यान के पुत्र वेई जुआन अचानक जनरल हे के पास पहुंच गया, क्योंकि अब उसने वुआन हाउ की जमीन संभाल ली थी और शी जेंग की सारी सैन्य शक्ति भी अपने हाथ में ले ली थी। लेकिन वह शी जेंग के जनरलों और सैनिकों से डरता था। वे बिल्कुल भी उसके आदेशों का पालन नहीं करेंगे, इसलिए वह आशा करता है कि जनरल हे उसकी मदद करेंगे सेना की कमान सुचारू रूप से प्राप्त करने में। वेई शुआन के खतरे का सामना करते हुए जनरल हे ने इनकार का एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उनके पिता तो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जैसे ही वेई शुआन चला गया, वह तुरंत अध्ययन कक्ष में लौट आए और गुप्त स्थान से एक सीलबंद डिब्बा निकाला। नतीजा इसी क्षण सामने है। उसके शिष्य ने अचानक जनरल हे को ढूंढ निकाला और उसे एक चौंका देने वाली खबर भी सुनाई। अगर वुआन हाउ वास्तव में जीवित है तो क्या करेंगे? महिला ने एक कसाई चाकू पकड़ रखा था और पड़ोसी के बेटे को गुस्से से धमकी दी। आगे से उसकी बहन को छूने की कोशिश भी की तो छोटे लड़के के हाथ तुरंत काट दो। इससे बच्चा डरकर आंगन से भाग गया। कंग पोजी ने उसका पीछा किया। ऊपर से यह सब देखने वाला शी जेंग, उसने भी उसे नहीं छोड़ा। दरअसल इससे पहले चांग यू नई खरीदी चेन पी टॉफी लेकर घर लौट रही थी। कंग पोजी ने उस पर चावल का पानी फेंक दिया, क्योंकि उनके घर में हाल ही में अक्सर लोग मर रहे हैं और वो भी काले कपड़े पहने हुए लोग हैं जो उनका पीछा कर रहे हैं। इसलिए गांव वाले चांग यू को अपशकुन मानते हैं। इससे वह उदास होकर घर लौट आई और ठीक इसी पल कांग को अपने बेटे हुटो के साथ फिर से घर तक आ पहुंची और दावा किया कि उसकी बहन ने हुटो को सीढ़ियों से धकेला था। 2 दांत तो टूट ही गए, इसलिए चांग यू से सफाई मांगने आया हूं। यह सुनकर चांग यू ने तुरंत अपनी बहन को बुलाया और पूछा कि आखिर हुआ क्या है। पड़ोसी सब यहाँ देख रहे हैं, क्या तुम जानबूझकर मारने आए हो? अगर मैं वाकई हाथ उठाता तो लगता है वो तुम्हारी मदद करेंगे। आसपास के लोगों को चुप देखकर चांग यू ने धीरे से अपनी बहन से पूछा। कहानी के अंत तक वही युवक जिसने कभी अपमान और तिरस्कार सहा था, अपनी समझदारी और ताकत के दम पर हर मुश्किल को पार कर लेता है। उसके दुश्मन एक एक करके हार जाते हैं और जो लोग उसे कमजोर समझते थे वही अब उसकी इज्जत करने लगते हैं। यह कहानी दिखाती है कि जब इंसान खुद पर भरोसा करता है तो वह अपनी किस्मत खुद लिख सकता है और यही इसका सबसे संतोषजनक और दमदार अंत है।